हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अग्नि उड़ान बुक का एपिसोड 7 बुक का 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय तक भविष्य के उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी की कल्पना भी की जा चुकी थी। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से होने वाले असीमित सामाजिक आर्थिक फायदों का स्वीकार करते हुए प्रोफेसर साराभाई ने 1969 में पूरी ऊर्जा और लगन के साथ देश में ही उपग्रह बनाने तथा उन्हें छोड़ने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने की क्षमता स्थापित करने का फैसला किया। एसएलवी यानी उपग्रह प्रक्षेपण यानों एवं बड़े रॉकेटों के छोड़े जाने के लिए संभावित प्रक्षेपण केंद्र के स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने खुद पूर्वी तटीय क्षेत्र का हवाई दौरा किया था। प्रोफेसर साराभाई का ध्यान पूर्वी तटीय क्षेत्र पर इसलिए केंद्रित था ताकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के प्रक्षेपण यान को भरपूर फायदा मिल सके। अंत में उन्होंने मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के लिए चुना और फिर वहीं रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई। तटीय रेखा के साथ साथ अर्धचंद्राकार आकृति के इस द्वीप की अधिकतम चौड़ाई 8 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह द्वीप मद्रास शहर जितना बड़ा है। इसकी पश्चिमी सीमा पर बंकिमगम नहर और पुलिकट झील है। सन 1968 में हमने इंडियन रॉकेट सोसाइटी का गठन किया। इसके अलावा बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के तहत एक सलाहकार संस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन किया गया। इस संस्थान का मुख्य काम देश में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना तय पाया। भारतीय एसएलवी के सपने को साकार करने के लिए प्रोफेसर साराभाई ने तब तक चुनिंदा लोगों की टीम पहले ही बना ली थी। मुझे इस परियोजना के नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, इसलिए मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा था। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एसएलवी के चौथे चरण का डिजाइन तैयार करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी। बाकी 3 चरणों के डिजाइन तैयार करने का काम डॉक्टर BR गौरीकर, MR क्रूप तथा AE मुथु नायगम को सौंपा गया था। प्रोफेसर साराभाई को आखिर ऐसा क्या लगा कि उन्होंने हम कुछ लोगों को ही इस बड़े मिशन के लिए चुना। इसकी एक वजह हमारी व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो सकती है। सम्मिश्रित ईंधन कंपोजिट प्रोपेलेंट्स के क्षेत्र में डॉक्टर गौरीकर ने अद्वितीय काम किया था। MR ग्रुप ने ईंधन प्रणोदन एवं उत्ताप संबंधी तकनीक के लिए उत्कृष्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। मुथु नायगम ने उच्च ऊर्जा वाले ईंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करके अपने को योग्य साबित किया था। चौथा चरण एक संयुक्त ढांचा कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार करने का था और इसका निर्माण तकनीक में कई नए काम किए जाने थे। शायद इसीलिए मुझे इसमें लाया गया। चौथे चरण के काम की नींव मैंने तर्क संगत अनुभव आधार पर निडरता के साथ रखी। पूर्णतः की कीमत को मैंने हमेशा निषेधात्मक माना है और यह भी सीखा है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। एक दूसरे की कोशिशों पर सतर्कतापूर्ण नजर के माध्यम से मैं अपनी टीम के सदस्यों से हमेशा कुछ सीखने का समर्थक रहा हूं, चाहे वे सफल हो या असफल। मेरे समूह में हर छोटे कदम पर काम की प्रगति देखी जाती थी। यद्यपि मैं चौथे चरण में काम कर रहे अपने सभी सहकर्मियों को जरूरी सूचनाएं, जानकारियां उपलब्ध कराता रहता था, फिर भी मुझे लगता था कि मैं पर्याप्त समय न देकर पूर्ण रूप से मददगार नहीं बन पा रहा और न ही मदद का स्रोत बन रहा।
अगर मेरे द्वारा नियत किसी काम में कोई गलती हो जाती तो मुझे आश्चर्य होता। ऐसे में प्रोफेसर साराभाई हमारे केंद्र में एक फ्रांसीसी व्यक्ति को समस्या हल करने के लिए मेरे पास लेकर आए। यह भद्र पुरुष प्रोफेसर कुरियन थे, जो फ्रांस के सेंटर नेशनल दे एदुतेस स्पातियालेस के अध्यक्ष थे। उस समय वे डायमंड लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहे थे। प्रोफेसर कुरियन पूर्ण रूप से पेशेवर थे। प्रोफेसर साराभाई एवं प्रोफेसर कुरियन ने मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करने की मदद की। उन्होंने मुझे चर्चा के दौरान असफलता के संभावनाओं के बारे में भी सावधान किया। प्रोफेसर कुरियन के साथ हुए विचार विमर्श के बाद जब मुझे चौथे चरण की समस्या के बारे में और पता चला, तभी प्रोफेसर साराभाई ने भी मुझे बीच में दखल दिया। इससे खुद प्रोफेसर कुरियन डायमंड कार्यक्रम में की पुनर्व्याख्या के लिए प्रेरित हुए। प्रोफेसर कुरियन ने प्रोफेसर साराभाई को उन सभी छोटे कार्यों से मुझे हटा लेने की सलाह दी जो कम चुनौतीपूर्ण थे। इसकी जगह मुझे उपलब्धियां हासिल करने के और ज्यादा अवसर दिए जाने की बात कही। वे हमारे सुनियोजित कोशिशों से अधिक इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने पूछ लिया कि क्या हम डायमंड के चौथे चरण का तैयार कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि उस वक्त प्रोफेसर साराभाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दरअसल असलियत तो यह थी कि डायमंड एवं एसएलवी के विमान ढांचों में कोई समानता ही नहीं थी। दोनों के व्यास बिल्कुल अलग अलग थे। इनमें काफी ज्यादा परिवर्तन किए जाने की जरूरत थी। मैं असमंजस में था कि मुझे कहां से काम शुरू करना चाहिए। मैंने खुद अपने साथियों के बीच इसका हल निकालने का फैसला किया। मैंने इस पर भी गौर किया कि क्या मेरे साथियों के रोजमर्रा काम से ये जाहिर हो रहा है कि वे अनवरत प्रयोग के लिए इच्छुक है या नहीं। मैंने हर व्यक्ति से बात करना शुरू किया जिसने इस काम में मदद देने के लिए हल्का सा भी वायदा किया था। मेरे कुछ साथियों ने मुझे मेरे भोलेपन या निष्कपटता के लिए सावधान भी किया। मैंने व्यक्तिगत सुझाव के रोजाना टिप्पणी को तैयार करने, उन हस्तलिखित टिप्पणी को डिजाइन और निर्माण काम करने में लगे साथियों को देने का नियम बना लिया था। मैं साथियों से 5 या 10 दिन में किसी ठोस नतीजों पर पहुंचने का अनुरोध भी करता। यह तरीका आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ। हमारे काम की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर कुरियन ने इस बात को प्रभावित किया कि जो उपलब्धि हमने 1 साल में हासिल कर ली, यूरोप ने वही उपलब्धि 3 साल में भी बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। उनके अनुसार हमारा सकारात्मक पक्ष यह था कि हम में से हर एक ने अपने से पद में नीचे एवं ऊपर आने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर काम किया। मैं हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी टीम के साथ जरूर मिलता था। हालांकि इसमें काफी समय एवं ऊर्जा लग जाती थी, लेकिन मैं इसे जरूरी समझता था। एक अच्छा नेता कितना अच्छा होता है, अपने लोगों से कभी भी बेहतर नहीं तथा परियोजना में पूरी टीम के साथ वचनबद्धता में बराबर का भागीदार, न कम न ज्यादा। तथ्य यह है कि विकास में थोड़ी सी जो भी उपलब्धि होती, नतीजे, अनुभव, सफलता और मेरी पूरी ऊर्जा व समय उसमें लगता। उसमें मैं अपने सभी साथियों के भागीदार बनाता। एक टीम में प्रतिबद्धता और आपसी समझ एवं विश्वास बनाए रखने की यह बहुत ही मामूली कीमत थी। मैंने खुद अपने छोटे से समूह में नेता देखे और यह जाना कि नेता हर स्तर पर होता है। प्रबंधन का यह महत्वपूर्ण पक्ष था जो मैंने सीखा। हमने एसएलवी के चौथे चरण के मौजूदा डिजाइन में डायमंड हवाई ढांचे के अनुरूप सुधार कर लिया था। इसे और उन्नत बनाकर 350 किलोग्राम की बजाय 600 किलोग्राम बनाया गया था और इसका व्यास 400 से बढ़ाकर 600 किलोमीटर कर दिया गया था।
लगभग 2 साल के समर्पित प्रयासों के बाद जब हम इसे CNES के देने वाले थे, फ्रांस ने अचानक अपना डायमंड 20 कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने हमसे कह दिया कि उन्हें हमारे चौथे चरण की अब और जरूरत नहीं है। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और इससे मैं ठीक उसी तरह बहुत ही हताश हुआ जब देहरादून में वायुसेना के चयन नहीं हो पाने और बंगलुरु में ADE में नंदी परियोजना रद्द कर दिए जाने पर हताश हुआ था। SLV चौथे चरण की इस परियोजना में मेरी बड़ी उम्मीदें एवं कोशिशें लगी थी, जिससे यह डायमंड रॉकेट के साथ उड़ पाती। SLV के बाकी 3 चरणों में अभी विशेष रूप से रॉकेट प्रोपल्शन के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम होना बाकी था, जिसमें कम से कम 5 साल लगने थे। हालांकि डायमंड प्रकरण से हुई हताशा से उबरने और इसे भूलने में मुझे बहुत समय नहीं लगा। फिर भी मुझे इस परियोजना में पर काम करते हुए बहुत ही आनंद आया। इसी बीच डायमंड से मेरे भीतर जो शून्य पैदा हो गया था उसे राटू ने भर दिया। जब राटू परियोजना पर काम चल रहा था तब SLV परियोजना धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। अब थुम्बा में एक प्रक्षेपण यान का सभी बड़ी प्रणालियां तैयार करने की क्षमता स्थापित हो चुकी थी। अपने विशिष्ट प्रयासों से वसंत गौरीकर, MR क्रूप एवं मुथु नायगम ने TERLS को रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना दिया था। टीम बनाने की कला में प्रोफेसर साराभाई एक विलक्षण उदाहरण थे। एक बार उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना था जिसे SLV के लिए दूर नियंत्रण प्रणाली विकसित करने का काम सौंपा जा सके। इस काम को बखूबी पूरा करने के लिए 2 सक्षम लोग थे। एक तो थे बहुत ही अनुभवी एवं विवेकशील UR राव और दूसरे थे अज्ञात प्रयोगकर्ता G माधवन नायर। यद्यपि मैं G माधवन नायर के समर्पण एवं योग्यता से काफी प्रभावित था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना अच्छा मौका उसे क्यों नहीं मिल पाया। प्रोफेसर साराभाई की एक यात्रा के दौरान माधवन नायर ने अपने उन्नत एवं विश्वसनीय दूर नियंत्रण प्रणाली के प्रदर्शन करके दिखाया था। प्रोफेसर साराभाई ने माधवन नायर को शामिल करने के फैसले में कोई समय नहीं लगाया। माधवन नायर न सिर्फ प्रोफेसर साराभाई की उम्मीद पर खरे उतरे बल्कि उससे भी कहीं आगे निकल कर दिखाया। बाद में वे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV परियोजना के निदेशक बने। SLV एवं मिसाइलों को हम रिश्ते के भाई बहन कह सकते हैं। अवधारणा एवं उद्देश्य में ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन दोनों के उद्भव और विकास का मूल एक ही है, रॉकेट विज्ञान। DRDO ने हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL में एक व्यापक मिसाइल विकास परियोजना में काम शुरू किया गया था। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकास पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे मिसाइल पैनल के होने वाली बैठकें भी ज्यादा होने लगी थी तथा इस प्रकार मेरे और ग्रुप कैप्टन नारायणन के बीच निकटता भी बढ़ती चली गई। सन 1968 में प्रोफेसर साराभाई थुम्बा के अपने दौरे पर आए। उनको नोच कोन जेटिसनिंग मैकेनिज्म रॉकेट के अग्रभाग के शेष ढांचे से नियंत्रित विस्फोट करके अलग करने की प्रणाली का संचालन करके दिखाया जाना था। हमेशा की तरह हम सब अपने काम के नतीजों को प्रोफेसर साराभाई के साथ बांटने के लिए उत्सुक थे। हमने प्रोफेसर साराभाई से अनुरोध किया कि वह औपचारिक रूप से इस तापीय प्रणाली के टाइमर के माध्यम से शुरू करे। प्रोफेसर साराभाई मुस्कुराए और बटन दबा दिए, लेकिन प्रणाली शुरू नहीं हुई। हम सब अवाक रह गए।
मैंने प्रमोद काले की तरफ देखा, जिसे टाइमर सर्किट का डिजाइन किया था और संचालन के लिए लगाया था। हम सारे लोग इस असफलता के कारणों को विश्लेषण करने में लग गए। हमने प्रोफेसर साराभाई से कुछ मिनट प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और तब हमने टाइमर युक्ति का हटा दिया तथा तापीय प्रणाली को सीधे ही सर्किट से जोड़ दिया। प्रोफेसर साराभाई ने दोबारा बटन दबाया और तापीय प्रणाली शुरू हो गई। प्रोफेसर साराभाई ने काले एवं मुझे बधाई दे दी, लेकिन उन्हें हाव भाव से लग रहा था कि वह कुछ सोच रहे हैं। हम अंदाज नहीं लगा पाए कि उनके दिमाग में क्या घूम रहा था, लेकिन असमंजस की यह स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं रही। प्रोफेसर साराभाई के सचिव ने मुझे फोन कर रात के खाने के बाद महत्वपूर्ण बातचीत के लिए उनसे मिल लेने के लिए कहा। प्रोफेसर साराभाई कोलम प्लेस होटल में ठहरे हुए थे। जब भी त्रिवेंद्रम में होते, प्राय यही उनका घर होता था। इस तरह बुलाए जाने से मैं थोड़ा घबराया हुआ सा था। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे गर्मजोशी के साथ बधाई दी। उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वहां की सुविधाओं जैसे लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, रडार, टेलीमीटरी और दूसरी चीजों के बारे में बात की। उसके बाद वह उस घटना पर आए जो उस दिन सुबह घटित हुई थी। यह ठीक वही थी जिसका मुझे डर था। प्रोफेसर साराभाई ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि टाइमर में जो गड़बड़ी आई है वह हमारे अपर्याप्त ज्ञान या कार्य कुशलता में कमी का नतीजा थी, या निर्देशन को लेकर लोगों में आपसे समझ नहीं बन पाई थी। बल्कि इसके बजाय उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं, करने में अनुत्साहित होते हैं जिसमें कोई चुनौती नहीं हो। उन्होंने मुझसे यह देखने को भी कहा कि कहीं मेरे काम में संभवतः कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ रही जिसके बारे में मुझे अभी तक मालूम नहीं। अंत में वो मुख्य विषय पर है। हमारे पास रॉकेट प्रणाली तथा रॉकेट के विभिन्न चरणों को जगह व्यवस्थित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। विद्युत यांत्रिकी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य तो रहे, लेकिन समय और काल के संदर्भ में ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसके बाद प्रोफेसर साराभाई ने हमारे कार्य को पुनर्मापित किया और सुबह ही रॉकेट इंजीनियरिंग सेक्शन बनाने का फैसला लिया गया। गलतियों की वजह से देरी हो सकती है। यह व्यक्ति अथवा संस्थान अपने लक्ष्य हासिल कर पाने में बाधाएं आ सकती है, लेकिन प्रोफेसर साराभाई का मानना था कि गलतियां ही हमें अपने को सुधारने का अवसर प्रदान करती है और हमारे भीतर नए नए विचार जन्म लेते हैं। यहाँ उनका संकेत टाइमर सर्किट में आई गड़बड़ी को लेकर नहीं था, और कम से कम इस बार में तो उन्होंने हमसे किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। गलतियां भूल चूक के मामले में प्रोफेसर साराभाई हमसे हमेशा यह मानते थे कि इन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। अनुभव से बाद में मैंने महसूस किया कि गलतियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके बारे में पहले से ही अनुमान लिया। लेकिन टाइमर की गड़बड़ी ने ही आश्चर्यजनक ढंग से नियति बदल दी और इसी कारण रॉकेट में इंजीनियरिंग लेबोरेटरी का जन्म हुआ। मिसाइल पैनल की हर बैठक के बाद मैं इसकी पूरी जानकारी प्रोफेसर साराभाई को दिया करता था। 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक ऐसी बैठक में भाग लेकर मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था। एसएलवी डिजाइन की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर साराभाई उस दिन थुम्बा का दौरा कर रहे थे। मैंने उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे से ही टेलीफोन किया और मिसाइल पैनल की बैठक के खास बातों के बारे में बताया। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि दिल्ली से लौटते वक्त मैं त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर ही उनका इंतजार करूं, क्योंकि उस रात ही प्रोफेसर साराभाई को मुंबई जाना था। जब मैं त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर उतरा, वातावरण में एक उदासी से फैली हुई थी। हवाई जहाज की सीढ़ी चढ़ने वाले ऑपरेटर कुट्टी ने भर्राई आवाज में मुझे बताया कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। कुछ घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने के उनका निधन हो गया था।
मुझे यह सुनकर गहरा सदमा लगा। हमारी बातचीत होने से घंटे भर के भीतर ही यह सब कुछ हो गया था। यह मेरे लिए जितना बड़ा आघात था उतना ही बड़ा नुकसान भारतीय विज्ञान के लिए था। प्रोफेसर साराभाई के शव को अंतिम संस्कार के लिए विमान से अहमदाबाद ले जाने की तैयारियों में बीत गई। 5 साल तक सन 1966 से 1971 के बीच करीब 22 वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों ने प्रोफेसर साराभाई के साथ बहुत ही निकट रहकर काम किया था। इनमें से सभी ने बाद में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजना की जिम्मेदारी संभाल ली थी। प्रोफेसर साराभाई न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक महान नेतृत्व देने वाले भी थे। मुझे अभी तक याद है, उन्होंने जून 1970 में SLV-3 की डिजाइन परियोजना की द्विमासिक प्रगति की समीक्षा की थी। उसमें समीक्षा के लिए डिजाइन प्रदर्शित करने के 4 चरण तैयार किए गए थे। पहले दिन पर प्रदर्शन तो आसानी से हो गए थे, चौथे चरण का प्रदर्शन मुझे करना था। मैंने उनसे अपनी टीम के उन 5 सदस्यों को परिचय करवाया जिन्होंने इस डिजाइन को तैयार करने में अपना योगदान दिया था। हर एक को आश्चर्य हुआ। टीम के हर सदस्य ने अपने हिस्से के काम पूरे अधिकार और क्षमता के साथ प्रदर्शन करके बताया। बाद में इस प्रदर्शन पर लंबी चर्चा हुई और निष्कर्ष आया कि प्रगति संतोषजनक है। अचानक प्रोफेसर साराभाई के साथ काम कर रहे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने मुझसे पलटकर पूछा, ठीक है, आपने परियोजना के काम का प्रदर्शन आपकी टीम के सदस्यों ने अपने काम के आधार पर किया है, लेकिन इस परियोजना के लिए आपने क्या किया है? यह पहला मौका था जब मैंने प्रोफेसर साराभाई को नाराज होते देखा। उन्होंने अपने उस साथी वैज्ञानिक से कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि परियोजना का प्रबंधन क्या होता है। हमने यह एक श्रेष्ठतम उदाहरण देखा है। टीम के काम का एक अनूठा प्रदर्शन था। मैंने हमेशा परियोजना को नेतृत्व देने वाले इस व्यक्ति को देखा है जिसने शुद्ध रूप से यह कलाम ही है। मैं प्रोफेसर साराभाई को भारतीय विज्ञान के महात्मा गांधी के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के लोगों में नेतृत्व के गुण पैदा किए और उन्हें विचार और उदाहरण के माध्यम से हमेशा प्रेरित किया। प्रोफेसर MGK मेनन के कुछ दिनों में अंतरिम रूप से कामकाज चलाने के बाद प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुम्बा परिसर में स्थित सभी संस्थानों TERLS, द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, SSTC, द रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट, RPP, द रॉकेट फैब्रिकेशन फैसिलिटी, RFF, द प्रोपेलेंट फ्यूल कॉम्प्लेक्स, PFC को मिलाकर एक संपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया और इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC नाम दिया गया। मशहूर धातु विज्ञानी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश BSSC के पहले निदेशक बने। राटो प्रणाली का पहला सफल परीक्षण 8 अक्टूबर 1972 को उत्तर प्रदेश में बरेली के एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया। इसका परीक्षण सुखोई 16 विमान पर किया गया था, जो 1200 मीटर बाद ही उड़ान भर गया था, जबकि यह विमान प्राय 2 किलोमीटर बाद उड़ान भरता था। इस परीक्षण में हमने 60वीं राटो मोटर इस्तेमाल की थी। यह प्रदर्शन एयर मार्शल शिवदेव सिंह, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BD नाग ने देखा था। कहा जाता है कि सफल प्रयास से देश के 4 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के रूप में बचत हुई। इस प्रकार एक उद्योगपति वैज्ञानिक का सपना अंततः फलीभूत हुआ था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप शुरू करने की जिम्मेदारी लेने तथा भारतीय अनुसंधान समिति के अध्यक्ष बनने से पहले प्रोफेसर साराभाई ने कई सफल औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की थी। वे इस तरीके से भली भांति परिचित थे कि
बिना उद्योगों के वैज्ञानिक शोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रोफेसर साराभाई ने साराभाई केमिकल्स, साराभाई ग्लास, साराभाई गायकी लिमिटेड, साराभाई मर्ग लिमिटेड और साराभाई इंजीनियरिंग ग्रुप जैसे बड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए। तिलहन से तेल निकालने के क्षेत्र में उनके स्वास्तिक ऑयल मिल्स ने उल्लेखनीय काम किया था। साथ ही सिंथेटिक डिटर्जेंट और सौंदर्य प्रसाधन सामान बनाने की यह कंपनी अग्रणी रही। बड़ी पैमाने पर पेनिसिलिन बनाने के लिए उन्होंने स्तरीय मानकों वाली दवा कंपनी शुरू की और उसे आगे बढ़ाया। अब राटो के स्वदेशीकरण के उनके मिशन ने सैनिक सामान एवं उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में स्वदेशी भावना विकसित कर देश की एक नई दिशा दी थी, जिससे विदेशी मुद्रा के रूप में करोड़ों रुपए की बचत हुई। जिस दिन राटो प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ उस दिन मुझे यह सब याद आ रहा था। परीक्षण के खर्चों को मिलाकर भी इस पूरी परियोजना के 25 लाख रुपए से भी कम खर्च आया था। भारतीय राटो मोटर का उत्पादन लागत 17,000 रुपये प्रति मोटर आई थी, जबकि एक आयातित राटो मोटर की कीमत 33,000 रुपये बैठती थी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में SLV परियोजना पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा था। सारी उपप्रणालियां विकसित कर ली गई थी, तकनीकों को समझकर उनका प्रयोग किया गया था, प्रक्रियाएं स्थापित हो चुकी थी, कार्य केंद्र चुन लिए गए थे तथा कार्यक्रम तैयार किए जा चुके थे। समस्या सिर्फ इतनी बड़ी परियोजना के प्रबंधन तंत्र को प्रभावशाली ढंग से चलाने में आ रही थी। बड़ी संख्या में केंद्र थे और सबका अपना अपना काम का प्रबंधन था। ऐसे में इस परियोजना में सभी को तालमेल कर बिठाया जाए, यही एकमात्र उलझन था। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के साथ विचार विमर्श के बाद प्रोफेसर धवन ने मुझे इस काम के लिए चुना गया। मैं SLV के परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया गया। मेरा पहला काम एक परियोजना प्रबंधन योजना तैयार करना था। मैं आश्चर्यचकित था कि जब गौरीकर, मुथुनायगम ग्रुप जैसे लोग मौजूद है, तभी मुझे इस काम के लिए क्यों चुना गया। जब ईश्वर दास और मुदन और SC गुप्ता जैसे दिग्गज प्रबंधन संस्थापक उपलब्ध है तो मैं कैसे अच्छा काम कर सकूंगा। मैंने अपनी शंकाओं के बारे में साफ साफ डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से इस बारे में बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यह मत देखो कि दूसरों की तुलना में तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, बल्कि इसके बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने की कोशिश करो। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझे इस बात का ध्यान रखने का सुझाव दिया कि काम में कहीं कोई कमी ना रहे और इस बात के लिए चेताया कि मैं इस परियोजना में लगे दूसरे केंद्र को पूरी तरह से बेहतर ढंग से काम कराऊं। प्रत्येक व्यक्ति SLV संबंध अपना अपना सृजन करेगा। तुम्हारी समस्या पूरी SLV परियोजना को पूरा करने में इसरो पर निर्भर रहने को लेकर हो रही है। SLV मिशन बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से ही पूरा हो पाएगा। तुम्हें सहनशीलता के धैर्य रखना होगा। उन्होंने कहा। इससे मुझे वो याद आ गया कि मेरे पिताजी इस सही और गलत के फर्क करने के लिए मुझे कुरान से पढ़कर सुनाया करता था। हमने तुम्हारे सामने कोई ईश्वर के शिष्य नहीं भेजा जो खाता नहीं, यह बाजार के चौराहे तक नहीं जाता है। हमने एक दूसरे के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। क्या तुम धैर्य नहीं रखोगे? ऐसी स्थितियों में आने वाले विरोधाभासों के बारे में मैं अनजान नहीं था। टीम का नेतृत्व करने वालों लोगों ने इनमें से दो में से एक बात जरूर पाई जाती है। कुछ लोगों के लिए कार्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजना होता है और कुछ लोगों के लिए उनके साथ काम करने वाले हित पोषक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो इन दोनों स्थितियों के बीच फंसे होते हैं या फिर इससे बाहर हो जाते हैं। मेरा काम ऐसे लोगों से बचाव करना या कहे उन्हें टालना था जो न तो काम में रुचि ले रहे थे और न करने वाले लोगों। मुझे लोगों की ऐसी स्थिति से बचाना था कि
और ऐसे माहौल में परिस्थितियां तैयार करनी थी जिसमें कार्य और कार्यकर्ता दोनों साथ साथ रहे। मैंने अपनी टीम की एक समूह के रूप में तैयार किया जिसमें हर सदस्य अपने काम के अनुभव से दूसरे को समृद्ध करता और इस तरह सब लोग खुशी खुशी मिलकर काम करते हैं। एसएलवी परियोजना के प्राथमिक कार्य में मानक एसएलवी 3 प्रणाली के डिजाइन तैयार करने, विकास करने तथा उसके संचालन करने का काम था ताकि इससे 40 किलोग्राम भार के उपग्रह को 400 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करने का विशेष मिशन पूरा किया जा सके। पहले कदम के रूप में मैंने परियोजना के प्राथमिक लक्ष्य को बड़े कार्य को परिवर्तित किया। ऐसा ही एक बड़ा काम यान के 4 चरणों के लिए रॉकेट मोटर प्रणाली विकसित करने का था। इस काम को पूरी होने में जो गंभीर समस्या आ रही थी वो 8.6 टन की वजन के रॉकेट मोटर प्रणाली तैयार करने की थी। दूसरा काम यान के नियंत्रण के मार्गदर्शक को लेकर था। इसमें पहले, दूसरे और तीसरे चरण के 3 तरह की नियंत्रण प्रणालियां शामिल थी। एरोडायनेमिक सरफेस कंट्रोल, वायुगतिकीय भू नियंत्रण, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल। चौथी चरण के स्पिन अप प्रक्रिया थी। फिर भी दूसरा बड़ा काम श्रीहरिकोटा में यान प्रक्षेपण सुविधाएं विकसित करने का था। मार्च 1973 में सभी उड़ान परीक्षण 64 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। मैंने नीतिगत फैसलों, स्वीकृत प्रबंधन योजना परियोजना रिपोर्ट के दायरे में परियोजना शुरू करने की जिम्मेदारी संभाल ली। साथ ही परियोजना के बजट को भी ध्यान में रखा और उन अधिकारियों के हाथ में लिया जो संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने मुझे दिए थे। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने 4 परियोजना के सलाहकार समितियां बनाई थी। इन समितियों का काम कुछ विशिष्ट क्षेत्र जैसे रॉकेट मोटर सामान व निर्माण, नियंत्रण व मार्गदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक व प्रक्षेपण आदि में मुझे सलाह देने का था। विलक्षण वैज्ञानिकों DS राणे, मुथुनाइगम, TS फरहाद, AR आचार्य, SC गुप्ता और CL अंबा राव के मार्गदर्शन को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त था। परियोजना काम शुरू करने के लिए हमने 3 समूह बनाए। पहला, कार्यक्रम प्रबंधन समूह, दूसरा एकीकरण एवं उड़ान परीक्षण समूह और तीसरा उप प्रणालियां विकसित करने के लिए समूह। पहले समूह के SLV 3 से संबंधित मामले देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। परियोजना प्रबंधन में प्रशासन, योजना का मूल्यांकन, प्रणालियां और विनिर्देशन, सामान निर्माण, गुणवत्ता निर्धारण और नियंत्रण भी शामिल था। एकीकरण एवं उड़ान परीक्षण समूह के SLV 3 के एकीकरण और उड़ान परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने का काम दिया गया था। साथ ही इस समूह से यान की यांत्रिकी समस्याओं सहित यान के बारे में एक विश्लेषण भी तैयार करने कहा गया था। तीसरे यानी उप प्रणालियां विकसित करने वाले समूह को BSSC के विभिन्न डिवीजनों के बीच तालमेल स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही विभिन्न उप प्रणालियों के विकास में आने वाले तकनीकी दिक्कतों को इन डिवीजनों में उपलब्ध प्रतिभावान लोगों की मदद से दूर करने का भी काम इस समूह को दिया गया था। SLV 3 परियोजना के लिए मैंने 275 इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की जरूरत बताई थी, लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ 50 ही मिल पाया। अगर मैंने इतनी ज्यादा कोशिशें नहीं की होती तो परियोजना शुरू नहीं हो पाती। कुछ नौजवान इंजीनियरों जैसे MSR देव, माधवन नायर, S श्रीनिवासन, US सिंह, सुंदरराजन, अब्दुल मजीद, वेद प्रकाश संडाल, नंबूदरी, शशि कुमार व शिवधान पिल्ले ने काम को तेजी से दक्षतापूर्वक करने के लिए खुद ही अपने बुनियादी नियम बनाए तथा व्यक्तिगत स्तर पर और टीम के स्तर पर अनूठे परिणाम दिए। ये लोग अपनी सफलता के जश्न एक साथ ही मनाते थे।
आपस में एक दूसरे की तारीफ कर, इससे एक अच्छी नैतिकता विकसित हुई। इसमें सदमों से उबरने में मदद मिलती। घंटों के तनाव भरे काम के बाद व्यक्ति पूर्ण ऊर्जावान बनता। एसएलवी 3 परियोजना टीम का हर सदस्य अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि हर सदस्य अपने आजादी की कीमत को भी समझता था। इसलिए ऐसे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के काम के प्रबंधन के टीम के नेता को बहुत ही संतुलित होकर चलना पड़ता था। सदस्यों के काम में नियमित रूप से सक्रिय रुचि बनाए रखना जरूरी था और दूसरी ओर सदस्य में विश्वास बनाए रखने की भी जिम्मेदारी थी तथा ये अपनी भूमिका निभा सके। इसके लिए स्वायत्ता आवश्यकता को भी पूरा करना था। अगर टीम का नेता नियमित रूप से काम में सक्रिय रुचि बनाए रखे तो दखल देने जैसा लगता था। अगर स्वायत्ता देने का अवधारणा पर चले तो इससे आभास होता है कि वह जिम्मेदारियों से भाग रहा है या फिर रुचि नहीं ले रहा। आज एसएलवी 3 की टीम के सदस्य देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे MSR देव एसएलवी परियोजना के प्रमुख बने। माधवन नायर भी PSLV परियोजना के मुखिया है और संडलास और सिथानो पिल्ले DRDO ख्यालों में मुख्य नियंत्रण है। इनमें से हर व्यक्ति अपने कठोर परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही शीर्ष पर पहुंच पाया है। वास्तव में यह एक विलक्षण टीम थी।